कैसा लग रहा है? इस तरह की एंट्री होती है जो। हरियांश राजपुरोहित रैंक 17, जोरदार तालियां। ये इंसान पूरा कंफ्यूज कर देता। इस जोश को उसमें दिखाना। क्लासरूम में आगे की सीट पे थे, बैच में या पीछे? आगे आगे। अच्छा, तो सिर्फ यहां से यहां इस फासले के लिए इंसान के जीवन के बहुत लंबा टाइम निकला होता है। बैच कौन सा रहा आपने? बैच PCM 4 2022, लगभग 5 साल हो गए। 22 से अगर काउंटिंग करें तो अभी थोड़ी देर पहले ही मैं आपको बता रहा था कि 2020-21 वाले जो कैंडिडेट हैं तो उन्होंने एक लंबा धैर्य रखा है। लंबे धैर्य के साथ उनकी डायरेक्शन हमेशा वही रही है। देखो, डाइवर्जन हर किसी के लाइफ में आते हैं, आपके भी आएंगे। यानी जब आप अपने आप को बेरोजगार लगेगा कि बेरोजगार हैं तो अदर एग्जाम भी आप दोगे, जो अभी अपनी बात चल रही थी कुछ देर में। और बाकी जो सफलता का जो मेंस रही है वो स्प्रिंग बोर्ड हमेशा कैंडिडेट को ही देता है। और वास्तव में सफलता उनकी मेहनत की है। भाई हमारी सफलता होती है 100%, तो पहली लाइन से और आखिरी लाइन तक सिलेक्ट होते। तो इसका मीनिंग है सबसे पहला और अंतिम श्रेय है स्टूडेंट, और फिर वो स्टूडेंट जब पलट के आता है वापस और वो श्रेय हमें देता है, तब फिर हमें लगता है कि हाँ, हमने भी सही डायरेक्शन में काम किया है। तो इन्हीं की जुबानी और इनकी बातें अपन सुनते हैं। हंसराज जी। थैंक यू सर। Am I audible? गुड आफ्टरनून। मेरा नाम हरियश राजपुरोहित है। मैं अजमेर की किशनगढ़ तहसील से बिलोंग करता हूँ और RS 2024 की जो भर्ती परीक्षा उसमें मुझे 17th रैंक हासिल हुई है। और ये मेरा सेकंड अटैम्प्ट था। फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरी 488 रैंक थी, उसमें मुझे कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर का पद मिला था जिसमें मैं कार्यरत हूँ अंडर ट्रेनिंग। और 2022 का मेरा बैच था PCM 4, 12 जुलाई को स्टार्ट हुआ था। और जो आवाज़ तो आ रही है ना लास्ट तक? ओके। तो दिसंबर 2023 को वो ख़त्म हो गया था बैच, और इसी दौरान जो 2023 वाला वैकेंसी हो गया था अनाउंस, उसके अंदर हो गया था मैं सेलेक्ट 488 के साथ। और ये 24 वाला मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। और एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में अगर मेरा दूं तो मेरी स्कूलिंग अजमेर से ही हुई है, और मेरा ग्रेजुएशन का जो बैकग्राउंड है वो BSc कंप्यूटर साइंस है, जो कि एक नॉन आर्ट्स का फील्ड है। और मैंने MA हिस्ट्री किया एज ए नॉन कॉलेज स्टूडेंट ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन जर्नी। और अगर आप कोई डाउट्स अगर आपके मन में हो तो अपन वो ले लेते हैं, वो ज़्यादा सही रहेगा, 2 वे कम्युनिकेशन का। और जैसा भी आप ज्योग्राफी सर से पढ़ ही रहे हैं तो ज्योग्राफी का तो आप नो टेंशन रहिए, राजस्थान ज्योग्राफी का। क्योंकि 2023 का प्रीलिम्स का मुझे याद है सर, क्योंकि वो बैच अपना प्रीलिम्स का जब नोटिफिकेशन अनाउंस होने के बाद स्टार्ट हुआ था, उसमें जितने भी क्वेश्चन आए थे उसमें सारे सही थे मेरे, और सर की वजह से सही थे। और उसमें एक क्वेश्चन गलत हुआ था जो कि डिलीट हुआ फिर वो क्वेश्चन। तो और उसके बाद जो मेंस के टाइम भी सर ने रिवीजन क्लासेस लगाई थी। उन्होंने एक एक जो टॉपिक्स थे मेंस के सिलेबस के, उनके जो भी प्रोबेबल क्वेश्चन थे, इवन 2 मार्क्स के, 5 मार्क्स के, 10 मार्क्स के, वो सर ने कराए थे। और उन्हीं लाइंस पे क्वेश्चन आए, जैसे एंडेंजर्ड स्पीसीज का क्वेश्चन था सर, वो भी डिस्कस हुआ था क्लास में। तो राजस्थान ज्योग्राफी के मामले में तो सरकार नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स, वन ऑफ द क्या बेस्ट टीचर्स ही है सर। तो आप बहुत अच्छी जगह हैं, आपको खुद को बहुत खुशकिस्मत समझिए कि आप यहाँ पे आ पाए। काफी लोग तो आ ही नहीं पाते, सोचते ही रह जाते कि भाई हम तैयारी शुरू करें नहीं करें। और आपके पेरेंट्स का भी इतना साथ है कि वो आपको यहाँ भेज पाए, और भेज रहे हैं और सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि मेरे पेरेंट्स का भी बहुत बड़ा हाथ रहा इस जर्नी में। क्योंकि 12th में सर मैंने JEE की तैयारी करी थी, उसमें सर मैं विफल रहा था। मेरी 1.5 लाख के आसपास रैंक आई थी, 1,64,000। उसके बाद सर मेरे पेरेंट्स ने सर काफी सपोर्ट किया कि तू वापस कर। उसकी वजह से सर मैं आज यहाँ पे आ पाया। तो आप भी बहुत
करिए मेहनत। और तो अगर डाउट्स हो तो अपन वो ले ले, वो ज्यादा सही रहेगा। क्यों सर? अगर क्लास के तो सर बहुत अनुभव है मेरा, मतलब बेस्ट लाइफ यही निकला स्प्रिंग बोर्ड में। वैसी तो अब लाइफ है ही नहीं, क्योंकि रोज बैचमेट्स मिल जाते, जैसे भी कोई आया तो आपने टेबल जैसे भाई ने पीट ली, वो मैं भी खुद खूब करता था सर। तो मैं बदमाशी भी मैंने खूब करी बैच में। ऐसा नहीं है कि भाई आई वॉज द वन हु इज वेरी सिंसियर। मैं बहुत चंचल था और हूँ भी। मैं तो मतलब अभी राइसा में ट्रेनिंग चल रही है, वहां पर भी मैं तो खूब, मेरे को खूब डांटते हैं कि यार आप बातें बहुत करते हो, तो वो तो अच्छा है खैर। तो वो तो अपना नेचर खोना नहीं है आपको, आप तो करिए तैयारी। सच अगर मैं तो ये मानता हूँ कि अगर मेरे से एवरेज बच्चा भी कर सकता है तो आप में से हर कोई कर सकता है। ऐसा जर्नी इतनी टफ नहीं, बस आपको कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा खुद पे। जो जो यहाँ बताते जाए आपको उसको याद करते जाइए। इवन सर मेरा तो ये कि मैंने, मतलब लोगों को लगता है कि भाई झूठ बोलते हैं टॉपर्स की, उन्होंने नोट्स के अलावा बहुत कुछ पढ़ा होगा। सर टू बी वेरी ऑनेस्ट सर, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। मैं मतलब मेरा सर बैच, मतलब मेरा रूममेट सर यहाँ बैठा है, मैं दूसरी कोचिंग के सर नोट्स लेके आ गया, एनसीईआरटी सर में लेके आ गया, पर मैंने पढ़ी नहीं। और उसके बाद भी सर मेरा सिलेक्शन हो गया इसमें 17th रैंक के साथ। तो सर अब मेरे को विश्वास हो गया कि विद नोट्स आपका हो सकता है सिलेक्शन, ये गारंटी है इस चीज की। तो थोड़ा हिंदी में एक्स्ट्रा एफर्ट करना पड़ता है आपको कि आप थोड़ा डीओपी का जो लेटर्स वो पब्लिश करते हैं, ऑर्डर्स, उनको यूज करो, बट वो बहुत बेसिक है। बाकी रेस्ट अश्योर्ड आप रहिए कि नोट्स अगर आपको 100% याद है तो सिलेक्शन इज 100%, वो भी टॉप 100 में। बट उसके लिए वो है कि आपको ईमानदारी से नोट्स याद करने पड़ेंगे, जो कि हो ही नहीं पाते। ये भी तो है भाई। आप में से कितनों को भाई कोई कहे कि भाई मान लो जैसा आपको कोई भी सब्जेक्ट हो गया वो पूरा 100% याद हो, अगर वही याद नहीं है तो उसके बाद अपन फिर कोचिंग को दोष देते हैं कि इनमें से तो कुछ आया ही नहीं। जैसे 2024 का प्रीलिम्स थोड़ा सा हार्ड था, उसमें सर लोगों ने यही माहौल बनाया कि कोचिंग में से तो कुछ नहीं हुआ। इवन मैं सेम कोचिंग सेम मटेरियल, मेरे 30 मार्क्स ऊपर थे, जो कट ऑफ 70 थी, और सर मेरे 99 मार्क्स थे, और उसमें भी सर मैंने कोचिंग के नोट्स के अलावा कुछ भी नहीं पढ़ा था। तो वो होता है बस, वो क्या फिर वो बहाने होते हैं कि भाई इसमें से नहीं आया। जिसके जो फेल होता है सर वो ऐसे बहाने मारता है। 23 वाले में कितने थे आपके? 124 मार्क्स थे, उसमें भी सर 24 मार्क्स ऊपर थे सर कट ऑफ के। वेरी गुड। उस टाइम भी सर मेरा मतलब स्प्रिंग बोर्ड में ही था सर, मैं उस टाइम और रनिंग बैच था। एक मेंस की तैयारी आपने कब से स्टार्ट की, यानी मेंस को टारगेट करते हुए? मेंस का सर आधे सब्जेक्ट तो सर पहले ही हो गए थे, मतलब जून में वैकेंसी अनाउंस हुई थी उस टाइम तक आधे तो सर हो गए थे, क्योंकि साल भर कोचिंग हो गया था, वो हो गया था। उसके बाद सर बाकी वो जो हो गए थे, फिर से 23 में अराउंड वो एक्सटेंड हो गया था सर टाइम। तो उस दौरान फिर सर रिविजन क्लासेस लगी थी। तो रिविजन क्लासेस में जैसा बोलते हैं कि भाई बेनिफिशियल नहीं है, तो एक क्वेश्चन आया था कि कल्चरल हेरिटेज जो एक कंटिन्यूस पीरियड है 2023 में, वो क्वेश्चन मतलब लोगों को लगेगा कि अरे तो बहुत मतलब बाहर से आया है, क्या है, कुछ समझ में नहीं आया। पर उसके अंदर ऐसा था कि वो राजवीर सर ने रिविजन क्लास में उसको कराया था कि भाई एंशिएंट से लेकर पूरे मॉडर्न तक कैसा अपना कल्चर कंटिन्यू हुआ। उन्होंने एक एक चीज लिखाई कि जो कॉइन्स है उसके अंदर ऐसा है, केमिस्ट्री में ऐसा है, साइंस में, मैथ्स में, वो तो वो क्वेश्चन वहां से हो गया। पर अब अपन देखिए कि यार नोट्स में तो था ही नहीं, पर वो था क्योंकि नोट्स में लिखा रहा, पर आप कनेक्ट ही नहीं कर पाए उन चीजों को। तो वो बेनिफिशियल रहता है कोचिंग का, मतलब लोग थोड़ा मॉल ज्यादा बनाते हैं कि ऐसा नहीं है वैसा नहीं है, तो वैसा है नहीं सर ऐसा। मतलब मेरी जर्नी में तो कोचिंग ही थी, वरना मेरा तो सिलेक्शन नहीं हो पाता, क्योंकि मैं तो नॉन आर्ट्स बैकग्राउंड का था सर। मैं तो आर्ट एंड कल्चर सर यहाँ आगे पढ़ी, राजस्थान ज्योग्राफी फर्स्ट टाइम सर आपसे पढ़ी, क्योंकि मेरा सीबीएसई बैकग्राउंड था, तो सब यही आके हुआ सर। नहीं, हम तो ये क्रेडिट खुद आप लोगों को दे रहे हैं। अरे नहीं नहीं सर, मेरा सिलेक्शन तो सर स्प्रिंग बोर्ड की बिना तो नहीं हो पाता। थैंक यू। और इवन भाई ये सच है, वैसा लोगों को लगता है कि भाई गुमराह करते हैं। मैं 2022 में मेरा ग्रेजुएशन राजस्थान केंद्रीय विश्वविद्यालय से हुआ सर, कंप्यूटर साइंस से। तो मैं सर वहां से निकला तो मैंने मेरी दी से पूछा कि अब भाई मैं कौन सी कोचिंग लूँ, तो उनका सर एक ही शब्द था कि अपने तो एक ही है भाई, है जो अपने स्प्रिंग बोर्ड है, बाकी तो कोई है ही नहीं। तो मैं तो फिर यहीं आ गया था। और इवन मुझे विश्वास नहीं था कि सर इतना रश रहता है। मैं पहले आया तो मुझे लगा कि क्या मिल जाएगा एडमिशन, यार प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, क्या दिक्कत है। तो PCM1 बैच था उस टाइम सर, रजिस्ट्रेशन चल रहे थे। मैंने कॉल किया तो उन्होंने बोला कि यार आप 500 रुपए देके आप रजिस्ट्रेशन कराओ, उनको सीट नहीं मिलेगी। तो मेरे को लगा यार ये तो ऐसे ही बोल रहे हैं बुलाने के लिए, तो अपने तो भाई मैं तो ये सच्ची घटना है। तो उन्होंने, मैंने सोचा कि यार अपन तो बाद में चलते हैं आराम से, क्या दिक्कत है। तो मैं लिटरली 7 तारीख को बैच शुरू हुआ, मैं 5 को आया सर। तो उन्होंने बोला कि वहाँ बैठने तक की जगह नहीं है। तब मेरे को समझ में आया कि भाई कुछ ना कुछ तो है, वरना इतनी भीड़ क्यों पड़ेगी। तो फिर मैंने सर 1 महीना एडवांस उस टाइम मैं 500 रुपये दे गया कि मेरे को अगले बैच के लिए रजिस्टर करो।
उसके बाद सर वो पीसीएम 3 वाला अनाउंस हुआ, उस टाइम वो इवनिंग था, उसमें भी सर वो था नहीं, फिर मैं पीसीएम 4 में सर मैंने एनरोल किया। तो ये है सर इसका जर्नी का। तो वेरी गुड। तो अगर किसी के मन में कोई डाउट हो किसी भी चीज को लेके तो अपन एड्रेस कर लेंगे। सर सर हाँ। सिलेक्शन में टेस्ट सीरीज का क्या रोल होता है? टेस्ट सीरीज का ये पूरा रोल, मेंस और प्री? मेंस और प्री, हाँ बिल्कुल। टेस्ट, बिना टेस्ट के तो आपको पता ही कैसे पड़ेगा कि जो आपने याद किया है वो आपको याद है भी कि नहीं। तो भाई परखोगे कैसे, आप इवेल्युएट कैसे करोगे कि अपन ने क्या सही किया है क्या गलत, तो उसका तो सबसे बड़ा रोल वही है। तो वो तो आप कंटिन्यू करिए बिल्कुल। और किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज। सर और कोई अनुभव? क्या सर? क्लास के कोई और अनुभव बता दो। क्लास के सर आप बोलते हुए बहुत अच्छे लग रहे हो। क्लास के सर अनुभव तो और तो नवीन जी के सेकंड किस्त वाला बता दो। क्या सर? सेकंड किस्त, सेकंड किसका तो सर इंस्टॉलेंट। इसका सर मेरे तो कोई इशू आया नहीं था, मेरे को तो किसी ने सर परेशान किया नहीं। अच्छा, आपने अपने कार्ड बार। आपको और विजय सियाक्षर को कोई इश्यू आ भी नहीं सकता। आप दोनों हो ही ऐसे, बताओ क्या करें। क्लासेस का तो था सर कि बात समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं सॉरी सर समझा नहीं। मैं कह रहा हूँ मेरे जैसे इन जैसों को तो फिर भी कोई रोक ले, जैसे आपको और विजय सियाक्षर को कोई कुछ कह सकता है? नहीं, फीस बाकी आप मेरे को तो कह सकते हो, सर को तो क्या पता, मेरे को तो कह ही सकते हैं। ये बात समझे नहीं अभी भी ना, बाद में बताएंगे आप। बिल्कुल बिल्कुल। और किसी को कुछ पूछना हो? हाँ सर बोलो। किसी की कोई और क्वेरी है, क्वेश्चंस आप लोगों के? सारे खत्म हैं क्या? हम सबसे प्राइमरी काम तो यही है ना भाई, उसके बाद आपको जम करना है भाई, वो याद नहीं और अपन इधर उधर घूम रहे तो क्या फायदा। उसके बाद आप स्किप करना कि भाई चलो मेरे को नोट्स तो याद है 100%, उसके बाद अगर आप कुछ और करोगे तो फिर फायदेमंद है, ये एड ऑन करो तो वही ना हो तो फिर वो गलत है कि आप इधर उधर जा ही रहे हो, कुछ होगा नहीं उससे। स्प्रिंग बोर्ड के नोट्सों की वैल्यू जो जनरली हम बता रहे होते हैं, तो आप लोगों को हमारा वाला तो वो एडवर्टाइजमेंट लगता है। तो कोई सिलेक्ट कैंडिडेट हो गया आता है और वो ये बातें बताता है, तो वास्तव में हमें ये लगता है, कई बार क्या होता है कि अच्छा ये इस साइड में, तो कई बार ये लगता है कि आपके चारों ओर इतना नेगेटिव माहौल बना हुआ रहता है, और आजकल जनरली रहता भी है। वो रहता किसके खिलाफ है? जो काम करता है। भाई जो काम करता नहीं है उसके लिए एक माहौल कौन बनाएगा? तो माहौल हमेशा किसके खिलाफ बनेगा? जो काम करेगा। भाई आप अपने गांव से आए और आपके लिए गांव वाले कितनी बातें करते हैं, हर दिन आप शाम को सुनते हो फोन पे, तो आपको क्या लग रहा है कि भाई बात किस पे बन रही है? जो गांव में बैठा है उसके लिए, या जो काम कर रहा है यहाँ पे उसके लिए? तो काम कर रहा है उसके लिए। तो हमारे लिए भी ये माहौल बनना सामान्य सी बातें हैं, और अब हम इतने आदतन हो गए हैं इसके। जनरली कई बार कहते हैं कि एनसीईआरटी पढ़ो, तो हम क्या अपने घर से बना के लाता हूँ भूगोल में? भाई शाम को ये थोड़ा था कि आटे में ज्योग्राफी निकली थी यहाँ के सेक डाली मैंने। तो मीनिंग है ज्योग्राफी हम भी वही एनसीईआरटी, वही हिंदी ग्रंथ अकादमी, वही गवर्नमेंट साइट्स, जो भी गवर्नमेंट डेटा जो अपडेट होते हैं वो सारी चीजें आपको हम लिखवाते हैं। और स्टूडेंट को भी यही कहते हैं कि मोस्टली यही पढ़ना। हाँ ये हो सकता है ये पढ़ने से तुम्हारा एक दो क्वेश्चन छूट सकता है एग्जाम में, लेकिन बाकी आने वाला जो आपका 80-90% है वो आपका गलत नहीं होगा। आप ये मानो एक ही सब्जेक्ट के 5 पोथे लाके रख दिए स्टडी मटेरियल। पोथे का मीनिंग कई बार तो वो समझ में नहीं आता, ये पोथा कौन नहीं मार के पूछते हैं पोथा क्या था। तो स्टडी मटेरियल बढ़ाने की बजाय वो कम हो, यानी क्वांटिटिव हो कम और क्वालिटी हो। तो हमेशा कम मैटर रहेगा तो आप रिवीजन उतनी ज्यादा बार कर पाओगे। और मुख्यतः सक्सेस का सबसे बड़ा कारण ही ये होता है, जो स्टूडेंट अपने पास जितने लिमिटेड नोट्स रखेंगे, जैसे इन्होंने कहा कि मैं और कोचिंग के नोट्स भी लेकर आया, तो देखो ये जरूरी भी होता है। जब आप 2-4 इधर उधर से रिसोर्स देखोगे तब आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि स्प्रिंग बोर्ड बेस्ट क्यों है, कि सही डायरेक्शन में बात करते हैं, पॉइंट टू पॉइंट आंसर्स के ऊपर बात करते हैं। तो हमारा उद्देश्य वो नहीं है कि आपको ज्ञानी बनाना, उद्देश्य नहीं है। ज्ञानी बनाने का मीनिंग है सब्जेक्ट स्पेसिफिक एग्जाम नहीं है।
सब्जेक्ट स्पेसिफिक एग्जाम था 2012 तक, और अब ये एग्जाम जो है ये मुख्यतः सब्जेक्ट को बैलेंस करने वाला है, मैनेजमेंट का एग्जाम है। आपने सभी सब्जेक्ट को कितना मैनेज करके पढ़ा है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, और उस मैनेजमेंट के अंदर ये खरे उतरे। इनके बहुत सारे साथी हैं जिनको फेलियर का टेक भी लगा है, नेक्स्ट टाइम वो मैनेजमेंट के साथ पढ़ेंगे तो वो भी हो सकता है इसी रैंक पे हो। तो इसका मीनिंग है अपने जीवन में एक तो डिसिप्लिन लाना और सब्जेक्ट के प्रति अवेयर रहना, किस सब्जेक्ट से कैसे क्वेश्चन मॉडिफाई हो रहे हैं, और ये आप जनरली तब कर पाओगे जब पुराने क्वेश्चन पेपर को एनालिसिस करोगे और कंटिन्यूस टेस्ट सीरीज से जुड़े रहोगे। जैसे इस बार स्प्रिंग बोर्ड की जो टेस्ट सीरीज थी PSI वाला, नवीन जी, मैंने कई ऐसे क्वेश्चन देखे, मैंने सोचा ऐसा क्वेश्चन कौन पूछेगा, लेकिन फिर भी मैंने कुछ बिना, यानी हमारी जो कंटेंट टीम है उन्होंने वो क्वेश्चन बनाए, उन्होंने क्वेश्चन बना रखे थे आपके UPSC लेवल के, ऐसे कुछ क्वेश्चन की आपको 3-4 ऐसे स्टेटमेंट दिए हुए, और फिर उनमें से पूछा कि इन स्टेटमेंट्स में से कितने कथन सत्य हैं, कि 2 कथन सत्य हैं, 3 कथन सत्य हैं। इस बार PSI में लगभग वैसे क्वेश्चन है। तो PSI के पेपर को जैसे ही हमने देखा तो हमें लगा कि हम कितने एडवांस हैं, यानी एग्जाम में पेपर आ रहे हैं, उस पेपर से पहले और स्प्रिंग बोर्ड उस प्रकार के क्वेश्चन बना के आपको दे रहे हैं। तो इसका मीनिंग सबसे इंपॉर्टेंट है कौन सा इंस्टीट्यूट इसके ऊपर लंबे टाइम से काम कर रहा है, और मुख्यतः उसकी डायरेक्शन कितने % सही है। देखो 100% सारी चीजें मैच हो जाएं, 100% तो अपनी ट्यूनिंग अपनी मम्मी पापा से सेट नहीं होती। तो ये RPSC है,